स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो बच्चों, सबसे पहले आपका मेरे चैनल एडुविला पॉइंट में स्वागत है। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम अपने दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए ताकि हमारा उत्साह भी बना रहे। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है, आज की वर्कशीट क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 30 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास को। तो क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान इतिहास को हम लोग पहले भी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने कांग्रेस के गठन के बारे में जाना था और कुछ और अंग्रेजों के जो बिल थे और भारत में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ, इस बात के बारे में भी हमने चर्चा की थी और उससे आगे जानेंगे। ये वर्कशीट है 1 फरवरी 2021 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोग समझते हैं कि 1890 के दशक तक हमने पीछे देखा था कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। तो 1885 के 5 वर्ष बाद मतलब 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। मतलब कि हमने पढ़ा था कि कांग्रेस का जो रवैया था वह नरमवादी था और वह प्रशासनिक सुधार पर ज़्यादा ध्यान देती थी। उसने जो अंग्रेज़ों से मांगे भी रखी थी वह मांग प्रार्थना पत्र और न्यूज़ में समाचार छपवाने तक सीमित होता था। ये भारत की स्वतंत्रता से संबंधित कांग्रेस कोई भी मांग नहीं रखती थी। उसके मांगों का मुद्दा स्वराज नहीं, प्रशासनिक सुधार था। ये हमने पिछली वर्कशीट में जाना था। तो इन सभी तौर तरीकों से जो भारत में कुछ गर्म दल के नेता थे, जिनको कि हम लोग लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, जिनको लाला लाजपत राय को लाल कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को बाल कहते हैं और बिपिन चंद्र पाल को पाल कहते हैं। तो इनकी एक जोड़ी बनी थी, इतिहास में काफ़ी अमर है वो जोड़ी, जिसको कि हम लोग लाल बाल पाल कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि कांग्रेस में अगर गर्म दल के नेता का नाम पूछे तो हमें लाल बाल पाल याद रखना है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो इन जैसे नेता जो परिवर्तनवादी उद्देश्य के थे, ये परिवर्तन चाहते थे और उग्र राष्ट्रीयता के पक्ष में थे। ये कांग्रेस से अंग्रेजों से नरम होकर बात नहीं करना चाहते थे। तो ये कांग्रेस के नरमवादी तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। कांग्रेस में जो निवेदन की राजनीति होती थी कि हे महानुभाव, आप इसको परिवर्तित कर दीजिए, आप यहाँ विधान परिषद का गठन कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो इस तरह की राजनीति की इन्होंने आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर इन्होंने जोर दिया। और इन लोगों ने ऐसा जोर दिया कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हम अपने देश का शासन खुद चलाएंगे और रचनात्मक कार्य करेंगे, क्रिएटिविटी देश में बढ़ाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा काफ़ी प्रसिद्ध है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक थे और यह गर्म दल के नेता थे। यह कांग्रेस के निवेदन की राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे। उसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, बंगाल का बंटवारा। बंगाल उस समय, आज का जो बांग्लादेश आप सुनते हैं, बांग्लादेश और उसके बाद जो बंगाल का क्षेत्र है, यह पहले एक राज्य था। इसमें आज का बिहार का भी कुछ अंश आता था और उड़ीसा का भी कुछ भाग सम्मिलित था और बंगाल उस समय बहुत बड़ा राज्य था। तो अंग्रेजों ने उस समय 1905 में जो अंग्रेज के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल का बंटवारा कर दिया। बंगाल का बंटवारा करने का हालांकि उनका उद्देश्य दूसरा था, लेकिन पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए, मतलब उतना बड़ा क्षेत्र है तो उसको थोड़ा छोटा करने के उद्देश्य से बंटवारा करना जरूरी था।
इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, किसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। पूर्वी बंगाल में क्या हुआ था बच्चों, कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो इन लोगों ने एक तरह से सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का बंटवारा कर दिया और देश के नागरिकों के बीच फूट डाल दी, हम भारतीयों के बीच फूट डाल दी और शासन करने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया। हालांकि इन्होंने कहा कि हम प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल का बंटवारा करते हैं, लेकिन यह जो काम हुआ 1905 में बंगाल का बंटवारा, भारतीयों के मन में जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी उसको इन्होंने ज्वाला बना दिया और पूरे भारतीय एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और इसी का परिणाम हुआ स्वदेशी आंदोलन। विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है और स्वदेशी आंदोलन का कारण था बंगाल विभाजन। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। बड़े बड़े जनसभा हुए, लोग एकत्रित हुए, जुलूस निकाले गए और अंग्रेजों की थू-थू हुई। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। मतलब कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर किया गया कि हम अपनी बनाई हुई चीज़ पहनेंगे, अपने विद्यालय में, अपने राष्ट्र के विद्यालय में शिक्षा लेंगे और अपनी भाषा बोलेंगे। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। मतलब बंगाल के अलावा भी स्वदेशी आंदोलन भारत में और भी बहुत जगह पनपा और चला। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ दें, इसके लिए हमको अगर ब्रिटेन वासियों को मारना पड़े तो वो भी जरूरी है, मैं मारूंगा, लेकिन ब्रिटिश वासियों को भारत से भगा कर लूँगा। तो इस तरह का था हमारा स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का कारण था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। किसने कराया? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। अब बच्चों उस समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन पर भी हम गौर कर लेते हैं। सबसे पहले 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ये जो पूर्वी बंगाल का जो बंटवारा हुआ, तो पूर्वी बंगाल के ढाका में एक संस्था बनी मुस्लिम लीग। ठीक, आप इसको याद रखिएगा, यह बनी मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 ईस्वी में। उसके बाद 1907 में कांग्रेस मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी दो धड़ों में विभाजित हो गई। मतलब एक ऐसा धड़ जो परिवर्तन चाहता था और एक ऐसा धड़ जो नरमपंथी था, परिवर्तन नहीं चाहता था। कांग्रेस का विभाजन दो भाग में हो गया, जिसको कि हम लोग जो परिवर्तन चाहता था उसको गरम दल के नाम से जानते हैं और जो परिवर्तन नहीं चाहता था उसको नरम दल के नाम से जानते हैं। तो मतलब कि आमतौर पर कांग्रेस का विभाजन दो भाग में, एक गरम दल और एक नरम दल वाले नेताओं के पक्ष में हो गया। वह 1907 में हुआ। 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की गई। 1909 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई और यह भारत में सांप्रदायिक विरोध फैलाने का और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता आ गई। नरम दल और गरम दल में जो कांग्रेस बटा था वह पुनः दोनों मिलकर एक हो गया 1915 में। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हुआ, जिससे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ काम करने लगी, जिसको कि हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जाना। अब इस वर्कशीट में आए
कुछ प्रश्नों पर भी हम लोग गौर करेंगे। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए चारों प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए हम आंसर शीट पर चलते हैं। प्रश्न 1, कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी? तो इसका उत्तर है कांग्रेस के निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना होने लगी थी। उसके बाद प्रश्न 2 है, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी? तो इसका उत्तर है बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांटने की थी। उसके बाद प्रश्न 3 है, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया? तो इसका उत्तर है स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद प्रश्न 4 है, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके नारे की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो इसका उत्तर है आपको एक नारा लिखना है, तो मैंने लिखा है मेरी जान हिंदुस्तान। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वर्कशीट? अगर वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।